नमस्कार साथियों, मैं नवनीत पांडे आज आपके सामने लेकर आया हूं सीयूईटी का नया नोटिफिकेशन जो 2023 का जारी किया गया है। यहां पर आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से बच्चों हम फॉर्म को फिल करेंगे, किस तरीके से बच्चों हम फॉर्म को फिल करने के बाद ये भी समझेंगे कि कौन से बच्चे हमारे लिए इसके एलिजिबल हैं और कौन से बच्चे हमारे लिए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बच्चों, साथ ही साथ आज मैं ये भी डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जो सीयूईटी में जो एग्जाम्स का पैटर्न रखा गया है, जहां पर रखा गया है जनरल टेस्ट, उस जनरल टेस्ट में मैथ्स और रीजनिंग में जो भी सेक्शन आपके पास आता है, उस मैथ्स रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से उसका सिलेबस है और साथ ही साथ हम क्या किताबें पढ़ें या कितना पोर्शन हम पढ़ें ताकि हमारा जनरल टेस्ट का रीजन क्लियर हो जाए, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेरे माध्यम से आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको उस वेबसाइट पर भी लेके चलूंगा जहां से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। आप अपने पूरे फॉर्म्स को खुद से घर पे बैठ के फिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी आपको याद रखना है कि फॉर्म को फिल करते वक्त आपको बहुत सावधानी से, ताकि आपका कोई भी पोर्शन मिस्टेक ना हो, कोई भी उसमें करेक्शन ना बने, आराम से सहूलियत से सारे फॉर्म को आराम से फिल करते रहना। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल कर दूं कि सीयूईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें जो एग्जाम्स होंगे आपके दो पैटर्न्स में एग्जाम होंगे, जहां पे एक आपका डोमेन यानी मेन सब्जेक्ट होगा और दूसरा आपका जो जनरल टेस्ट होगा, उस जनरल टेस्ट में आपके पास मैथ्स और रीजनिंग और साथ ही साथ इंग्लिश का एक सेक्शन रखा जाएगा जिसमें लैंग्वेज भी रखा जाएगा। लैंग्वेज में आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए कि हमारे पास किस तरीके से हम अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे वेबसाइट पे लेके चलता हूं बिना समय गंवाए। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि सीधे गूगल क्रोम के पेज पर जाकर, सीधे गूगल क्रोम के मेन पेज पर जाकर आपको बस इतना सा लिखना है cuet.samarth.ac.in। सीधे आपको क्या करना है कि गूगल पेज पर जाकर लिखना है www.cuet.samarth.ac.in। इतना लिखने के बाद जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे, आपको मेन पेज, ऑफिशियल पेज, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2023 का मेन पेज आपको खोल के होम पेज यहाँ पर आ जाएगा। आप बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने पूरा पेज, होम पेज यहाँ पर खोल दिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम इस पेज को ओपन करेंगे, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है कि हम लोग इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लें। तो बच्चों, आपसे मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात कहना चाहता हूं कि इसको बिना इस पॉइंट को स्किप किए आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो मेरी वीडियो होने वाली है, हो सकता है थोड़ा सा लंबी जाए, लेकिन बिना आप इसको स्किप किए पूरा पोर्शन देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं नहीं चाहता हूं कि आपके पास कोई भी पोर्शन पे मिस्टेक हो, फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक आए। मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करूंगा, किस तरीके से हम फॉर्म को फिल करेंगे और किस तरीके से हम चीजों को लेकर आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले बच्चों आपको क्या काम करना है कि जो बच्चे नए हैं हमारी साइट पे, हमारे चैनल पे कटारी क्लासेस में, आप सभी का फिर से वेलकम है। और हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ इसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने बस कुछ नहीं किया है, सीधे क्रोम पे नए पेज पे हमने लिखा है www.cuet.samarth.ac.in। यहां पर लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है cuet.samarth.ac.in। इतना भी अगर आप लिख देंगे तो आपका पूरा होम पेज ये खुल जाएगा। जैसे ही हमारा होम पेज खुल के आता है तो आपको दिखाई देता है यहाँ पर कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि मैंने इस पर अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पहले से ही डाउनलोड किया है बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सीधे इसके मेन पेज पे आकर आप देखेंगे कि इसका जो मेन पेज है, जहां पर आपको दिखाया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। यहां पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी जो NTA है, ये हमारे पास कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाता है। ठीक है, ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, ये हमारे जो सेक्शन रखा गया है वो रखा गया अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब है कि जो बच्चे हमारे 12th में अपीयर हैं या बच्चे जो 12th हमारे पास आउट हैं, उनके लिए ये एग्जाम रखा गया है, ना कि 12th पास आउट होने के बाद, ग्रेजुएट पास आउट होने के बाद पीजी वालों के लिए। पीजी वालों के लिए एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम होगा अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। अंडर ग्रेजुएट का मतलब जो जस्ट 12th पास आउट हुए हैं या 12th में अपीयरिंग हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए कि जो बच्चे अभी 12th का पेपर दे रहे हैं ना, ये उन्हीं के लिए एग्जाम है। या जो बच्चे 12th के पेपर दे के हो सकता है कि IIT, नीट या मेडिकल या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये एग्जाम है। क्योंकि कई बच्चों ने क्या किया होता है कि ड्रॉप लिया होता है,
12th पास आउट होने के बाद वो 1 साल ड्रॉप लेके पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो उनके लिए भी एग्जाम है। ठीक है, दूसरी बात, ये बच्चे आसानी से बिना किसी झिझक के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में सबसे पहला संदेह डाउट ये जाता है कि सर हम किस टॉपिक पे इस फॉर्म को फिल करें, हमारे पास ग्रेजुएशन है नहीं है, हमने 12th पास आउट किया है नहीं किया है, या 12th में अपीयरिंग है नहीं है। ये सारी चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं फिर से कि जो बच्चे 12th में अपीयर हैं या इस बार 12th का पेपर दे रहे हैं, देने जाने वाले हैं, या जो बच्चे 12th पास आउट हो चुके हैं, वो सभी इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी अंडर ग्रेजुएट सीयूटी यूजी का पूरा प्रोक्योर एक बार रफली रीड कर लेना है। देखिए ये ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको गाइड करेगा और आपके सारे डाउट्स को यहां पर क्लियर करेगा। देखिए सबसे पहले हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे सीयूटी के माध्यम से आपके पास देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, सारी यूनिवर्सिटियां आपको एक लाइन से देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं एग्जाम्पल तौर पर बात करूं तो आपके पास AMU, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, सारी यूनिवर्सिटी आपको एक लाइन से देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ये तो जस्ट एक सैंपल है। आपको सारी यूनिवर्सिटी आपको जब फॉर्म फिल करेंगे आपके पास खुद चॉइस होगा कि हम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। उसमें आप उस चीज के लिए आपको ऑप्शन आउट करना पड़ेगा कि आपको हाँ कि इस चीज के लिए हमको अपनी प्रेफरेंस देना है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का विजन है, ये विजन इनका ये है, कहना चाहते हैं कि द राइट कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन विल गिव इंडिया हर डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी बच्चों अपने पास कैंडिडेट के पास ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आ चुका है कि बच्चे खुद ब खुद इंस्टीट्यूट को चूज करें कि उनके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट राइट है या उनके हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट उनके लिए बेस्ट साबित होगा। ठीक है, ये सारी चॉइस आपके ऊपर छोड़ दी गई है। ठीक है, चलिए हम नीचे आते हैं मेन पेज पे। इसके देखिए हमारे जो मेन पेज साबित होगा वो होगा इंडेक्स, क्योंकि इस इंडेक्स में आपको ये मालूम चलेगा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। एक बार जल्दी से इस पर एक बार नजर डाल लीजिए। बच्चों यहां देखिए आपके पास सबसे पहले इंडेक्स में बताया गया है कि इंट्रोडक्शन सीयूटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जस्ट आपको कैजुअली पढ़ने के लिए, जस्ट कैजुअली आपको बताने के लिए यहां पर दिया गया है कि हाँ इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या क्या है, अबाउट सीयूटी 2023 के बारे में बताया गया है, रोल ऑफ एनटीए क्या है। ये सब आपकी कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीजें आपके पास वो यहां से आएगी। चैप्टर 2 यानी आपको जहां से मिलेगा एग्जामिनेशन स्कीम कि एग्जामिनेशन का स्कीम कैसा रहेगा। दूसरी बात मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। दूसरी बात मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, टेस्ट सब्जेक्ट। उसके बाद कवर करेंगे जो सीयूटी के अंदर वो क्या क्या चीजें होंगी, ड्यूरेशन कितनी देर का होगा, सिलेबस क्या क्या होगा, सारी चीजें आपको चैप्टर 2 के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। हम इस पूरे सेक्शन को पूरा पर्टिकुलर तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो काम की चीजें आपके पास हैं हम उस पेज पे अभी लेके आपको चलेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 में एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताया गया है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी मतलब आपकी पात्रता कि कौन से बच्चे हमारे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहली बात बता दी है कि 12th अपीयरिंग और 12th पास आउट दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, कौन से बच्चे इस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उनकी लिस्ट कैसे क्या होगी, सब चीज आपको लाइन से यहाँ पे दी गई होगी। आगे देखेंगे ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जाम, किस ईयर के बच्चे इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं या क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पे लाइन से दी गई हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी होती है, वो भी एलिजिबिलिटी आपको गिवन है। चैप्टर 4 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है रिजर्वेशन। जो बच्चे रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं उनके लिए चैप्टर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें लिखा भी है कि रिजर्वेशन कैसे क्या होना चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट क्लेम करना चाहते हैं जर्नल में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो जर्नल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, तो उनके लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, जिस फॉर्मेट पे उन्होंने अपना पूरा अपना एफिडेविट तैयार किया होगा, वो पेज नंबर 20 पे आपको यहाँ पे डिस्कस करने को देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे हमारे पास ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करेंगे उनके लिए भी यहाँ पर 20 पेज नंबर पे दिया गया है सब कुछ।
उसके बाद जो बच्चे हमारे पास कैंडिडेट, ऐसे बच्चे कैंडिडेट हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी अगर क्लेम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी पूरा एफिडेविट यहाँ पर तैयार करके 20 पेज नंबर पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे हमारे पास फिजिकली बैकवर्ड से, जो भी कैंडिडेट हमारे पास फिजिकली बैकवर्ड से आते हैं या फिर जो सर्विस ऑफ स्क्राइब में पहले सर्विस दे चुके हैं या कुछ भी ऐसा होता है, NCC सेक्टर में आते हैं, कुछ भी ऐसा है, तो उनका सारा फॉर्मेट यहाँ पर लाइन से दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 5 में आपको मिलेगा चॉइस ऑफ सिटी, किस शहर में आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम हो, वो सिटी चॉइस करने का भी ऑप्शन आपको पेज नंबर 24 पे दिया गया है। क्योंकि ऐसा होता है कि हर स्टेट में अपनी अलग अलग सिटी एग्जाम की बनाई जाती है, जहां पर आपको ये देना होता है कि हम किस शहर में अपना जाके एग्जाम आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड के सेक्शन में क्या होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या होगा, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आपका कैंसिलेशन रिजल्ट कैसे हो सकता है, पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस, डेफिनेशन, सारी चीजें आपको लाइन से यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी काम की हो सकती हैं, जो भी आपको नीड लगता है आप उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके सारी चीजें आप यहाँ पे आप रोल आउट कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको मेन पेज पे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें आपसे, यहां पर एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया है जहां पर लिखा गया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2023। यहां पर आपको ये मेन सेक्शन बताया जा रहा है कि जो आपके पास सीरियल नंबर फर्स्ट A है, यहां पर आपको दिया गया है जर्नल EWS का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, जो मैंने आपको ऊपर अभी डिस्कस किया था कि जो जर्नल में EWS का सर्टिफिकेट बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सेकंड चीज है आपके पास डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन द लेफ्टिनेंट ऑफ जर्नल EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इसका भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। तीसरा, OBC की जो नॉन क्रीमी लेयर है, उस नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला आपको दिया गया है कि मेरे पास डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लेफ्टिनेंट ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये भी आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद SC ST का, डिसेबिलिटी का, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग ऑन स्क्राइब, सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। आप उसका पूरा फॉर्मेट इस पेज नंबर पर जाके एफिडेविट के फॉर्मेट में तैयार करके आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। चलिए, ये आपकी सारी चीजें यहाँ पे कॉमनली दी गई हैं, आप सब चीजें देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जहां पर मैंने एक पेज खोला हुआ है, यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लैंस। ये पेज आपके लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीजें एक पे एक बताई गई हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन सबमिट करने का एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट और शुरुआत डेट क्या होगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो फॉर्म हमारा, जो नोटिफिकेशन हमारा जारी हुआ था, वो 9 फरवरी को तैयार कर दिया गया था, जारी कर दिया गया था। लास्ट डेट जो हमारी होने वाली है, वो होने वाली है 12 मार्च। 12 मार्च को लास्ट डेट हमारी है फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने की। आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक तो प्लीज आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि 12 मार्च हमारी लास्ट डेट रखी जाएगी फॉर्म की फिल करने की। और 12 मार्च भी कब तक, हमारा 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक लास्ट डेट रखी जाएगी रजिस्ट्रेशन करने की। बच्चों, मैं फिर से बता देता हूं कि 9 फरवरी से फॉर्म हमारा चालू हो चुका है। 9 फरवरी से फॉर्म चालू होने के बाद 12 मार्च हमारे पास लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। कब तक? 9 बजे तक। ठीक है, ये फॉर्म की लास्ट डेट है 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, लेकिन आप 12 तारीख तक मत वेट करिएगा, आप उसके पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिए। दूसरी बात यहाँ पे लिखा गया है कि आपको अगर फीस की पेमेंट करनी है तो फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रखी गई वो रखी गई 12 मार्च। देखिए, 12 मार्च के रात 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है और 12 मार्च के रात 11:30 बजे तक, यानी 11:50 तक आपकी रखी गई पेमेंट करने की लास्ट डेट। ठीक है, लेकिन हम आपसे फिर से कहेंगे कि सर्वर इशू ना हो जाए या सर्वर कभी कभी सर्वर में दिक्कत आ जाती है, इसकी वजह से आप पहले से ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे लिखा है कि फॉर्म को पेमेंट करने के लिए आपके पास जो मीडियम दिया गया है वो दिया गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और यूपीआई से। क्रेडिट से, डेबिट से, नेट बैंकिंग और यूपीआई से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया मेन ऑप्शन आपको करेक्शन का। मैंने बच्चों आपको शुरुआत में बताया था कि कोशिश करिएगा कि आपके पास कोई भी करेक्शन करने का ऑप्शन बने ही ना।
आप फॉर्म को बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से, बहुत एकांत में होकर, शांत होकर फॉर्म को फिल करिएगा। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि फॉर्म में आपको लगता है कि हमको फॉर्म में करेक्शन करना है, या यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन है हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, हमको उस यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन फिर से करना है, या फिर कोई ऐसी सर्टिफिकेट जो अपलोड हम नहीं कर पाए थे उसका अपलोड करना बाकी है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत आती है, तो जितनी भी चीजें हैं ये आपके करेक्शन में खोली जाएंगी पोर्टल में। वो खोली जाएंगी 15 मार्च से। पोर्टल फिर से ओपन किया जाएगा जहां पर करेक्शन के लिए, उसमें नए बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन के लिए ही पोर्टल खोला जाएगा। और उस पोर्टल में 15 मार्च से 18 मार्च के बीच आपके पास करेक्शन करने के जितने भी ऑप्शन खोले जाते हैं सारे ऑप्शन आपके खोल दिए जाएंगे, ओपन कर दिए जाएंगे, और आप वहां पे करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी टाइम की बाउंडेशन है कि 15 मार्च से 18 मार्च रात 11:50 तक ही करेक्शन आप कर पाएंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि 15 मार्च से 18 मार्च रात 11:50 तक ही आप इस फॉर्म को अपलोड कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे उसमें। उसके बाद लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। बच्चों आपके पास जो अनाउंसमेंट की जाएगी कि किस सिटी में आपकी एग्जाम की डेट रखी गई है और किस सिटी में आपका एग्जाम होगा, वो रखी जाएगी 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि किस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यहां पे दिया गया है कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। आपको यहां पर ये पता चलेगा कब, कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे 2nd वीक ऑफ द मई की 2nd वीक को आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ हमारा एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होना है, ठीक है। या वहां पर 2nd वीक ऑफ मई तक आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको वहां पे पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डेट रखी गई एग्जामिनेशन की वो रखी गई 21 मई से 31 मई के बीच। यानी अगर अभी हम देखें कि अभी फरवरी का सीजन है, ठीक है, फरवरी का मंथ है, मार्च अप्रैल मई, ऑलमोस्ट अगर हम मोटा मोटा कहें कि आपके पास कम से कम 2.5 महीना, लगभग 2.5 से 3 महीना लगभग आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और बच्चों टू बी ऑनेस्ट मेरी बात याद रखिए और मेरे पे बिलीव रखिए कि जितना रीजनिंग में मैं बता दूंगा, जितना मैथ में मैं बता दूंगा, उससे बाहर कहीं भी आपका नहीं आएगा। जितना रीजनिंग में आपके पास वर्बल नॉन वर्बल सेक्शन जितना भी होता है, जितना मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर वो चीजें बाहर निकलेंगी ही नहीं, उतना ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। और मैथ में अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, जितना मैंने बता दिया बच्चों उतना ही आएगा। क्योंकि उनको एनटीए वालों को आपको टीचर नहीं बनाना है, एनटीए वालों को ये देखना है कि बच्चा जनरल चीजों को जानता है कि नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट का नाम ही रखा गया जनरल टेस्ट। और इस जनरल टेस्ट में आपकी वो एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं कि हाँ बच्चे के अंदर कुछ कॉमन चीजें याद हैं, पहले की भूल तो नहीं गया कहीं पे, तो वही कॉमन चीजें आपको दी जाएंगी। और बच्चों विश्वास मानिए कि पिछली बार का जो एनटीए का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे पढ़ाए काफी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंकिंग पे उनको यूनिवर्सिटी मिल गई है, ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे मैं एक तरीके से कहता हूं कि कटारिया क्लासेस में जो बच्चे यहाँ पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों तक जानी चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया कि 21 मई 2023 से 31 मई 2023 तक आपको डेट बता दी जाएगी एग्जामिनेशन की। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आंसर की, जो आपका रिकॉर्ड रहेगा या जो भी आपका रिजल्ट होगा या जो भी आपकी आंसर की होगी वो डिस्प्ले की जाएगी। वो कब? टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी एग्जाम होने के बाद वो आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजों को डिस्कस कर सकते हैं या वहां पे पोर्टल पे पूरा लिंक देके डिक्लेयर कर सकते हैं। वेबसाइट फिर से मैं बता दूं कि वेबसाइट यहाँ पे जो दी गई है वो 2 वेबसाइट यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है, आप देख पा रहे होंगे www.nta.ac.in यहाँ से भी और www.cvt.samarth.ac.in। आप इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों मैं नीचे बढ़ता हूँ, यहां पर एक बात लिखी गई है बच्चों बहुत जरूरी है, बच्चों के मन में कोई भी डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं सारा पोर्शन एक एक करके क्लियर करते चलता हूं ताकि बच्चों आपके पास कोई भी डाउट ना रहे, मन में आपके पास कोई भी डाउट ना रहे, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता चलता हूं। देखिए सबसे पहले आपके पास लिखा गया है फीस पेबल बाय कैंडिडेट सीयूटी यूजी 2023। देखिए यहाँ पे लिखा है INR इंडियन रुपी में। देखिए सीयूटी यूजी का जो फीस सेक्शन रखा गया कुछ इस तरीके से रखा गया है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अगर आप 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो जनरल अनरिजर्व का मतलब है कि जो बच्चे जनरल में आते हैं जिनके पास कोई भी
कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में कोई भी रिजर्वेशन का वो लाभ नहीं लेते हैं, प्रॉफिट नहीं लेते हैं, जो बिल्कुल अनरिजर्व हैं, मतलब उनके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, उनकी फीस रखी गई है 750, यानी 750 रुपए उनकी फीस रखी गई। कब? जब वो 3 सब्जेक्ट को लेते हैं तब। और उसके बाद ओबीसी एनसीएल, यानी ओबीसी एनसीएल का मतलब है कि ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है, उस नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनकी फीस कितनी रखी गई है? 700। बच्चों अब यहां से मैं आपको बता दूं कि बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सर ओबीसी में ईडब्ल्यूएस कि जनरल में ईडब्ल्यूएस। बच्चों जर्नल के लिए ईडब्ल्यूएस होता है, जर्नल में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है, या जिनकी सैलरी, जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम रखी गई है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस सेक्शन माना जाता है। उस ईडब्ल्यूएस सेक्शन में उनकी जो फीस रखी जाएगी 3 सब्जेक्ट की, 3 सब्जेक्ट की जो फीस रखी जाएगी वो रखी जाएगी 700। और SC ST और फिजिकली बैकवर्ड और थर्ड जेंडर की जो फीस रखी गई वो रखी गई 650 यानी 650। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बच्चा आउटसाइड इंडिया का है, वो अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहता है तो उसकी फीस रखी जाएगी 3750 यानी 3750। ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपके सिलेबस में, आपके इस फॉर्म फिल करने में आपके 7 सब्जेक्ट चूज होते हैं, तो उस 7 सब्जेक्ट की जो फीस रखी जाएगी जनरल में वो रखी जाएगी 1500 और नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस में रखी जाएगी 1400, SC ST में 1300 और आपके पास आउटसाइड इंडिया 7500। उसके बाद अगर आपके 10 सब्जेक्ट बनते हैं तो उस 10 सब्जेक्ट में तो जनरल की फीस हो जाएगी 1750 यानी 1750, ओबीसी में जाएगी 1650 1650 और SC ST में जाएगी 1550 1550 और आउटसाइड इंडिया 11,000 ये आपके फीस का पूरा करिकुलम है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो फिर से बता देता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, जर्नल की फीस अलग रहेगी, ईडब्ल्यूएस की फीस अलग रहेगी, थर्ड जेंडर SC ST की फीस अलग रहेगी, आउटसाइड इंडिया की फीस अलग रहेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ से कि यहाँ पर सब्जेक्ट 22 फीस रखी गई है। बच्चों अपने मन में आप कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, 3 सब्जेक्ट की फीस यहाँ पर ये दी गई है, 7 सब्जेक्ट की फीस यहाँ पर ये दी गई है और 10 सब्जेक्ट की फीस यहाँ पर ये दी गई है। ठीक है। अब मैं आपको मेन चीजों पे लेके चलता हूं। देखिए टेस्ट का जो पैटर्न होगा, देखिए मैं आपको यहां बता दूं, यहां पे लिखा है कि ब्रॉड फ्यूचर ऑफ CUET, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा वीडियो अगर लंबी जाए तो आप परेशान प्लीज मत होइएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, सबका साथ सबका विकास, और साथ ही साथ वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है सब तक पहुंचे, आप पूरी पहुंचे, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए जब तक हमको पता नहीं होगा कि हमको करना क्या है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, तो हम लोग मिसगाइड होते रहेंगे। हम यहाँ पे यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे या किसी और से पूछेंगे, क्योंकि हमको चीजें पता नहीं है। लेकिन जब हमको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें टू बी ऑनेस्ट एक एक करके डिस्कस कर दी जाएंगी, तो हमारे मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया पूरा CUET के बारे में, CUET क्या होता है, कहां से हम उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी फीस का पेमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन सी डेट पे क्या होगा, और उसके बाद हम उस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए यहां पर पहुंचे हैं कि ब्रॉड फ्यूचर ऑफ CUET, यानी आपको बताया जाएगा कि जो टेस्ट का मोड होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कंप्यूटर बेस होगा कि ऑफलाइन बेस होगा, तो आप देखेंगे कि जो टेस्ट का मोड रखा गया है, तरीका रखा गया, और रखा गया CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से इस टेस्ट को लिया जाएगा। दूसरी बात, इसका जो पैटर्न होगा वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद मीडियम, तो इसके पास मीडियम जो रखा गया है वो 13 लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज का मीडियम यहाँ पर रखा गया है 13 भाषाओं में। आपको आसामी आती है, बंगाली आती है, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, सारी भाषाओं में आपका एग्जाम आप दे सकते हैं। देखिए आपके पास कितनी फैसिलिटी दे दी गई, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी दे दी गई कि यहाँ पे आप 13 भाषाओं में एग्जाम आप अपना दे सकते हैं। कौन कौन से में? आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, किसी भी मीडियम में अगर आप पेपर को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, पूरी आपके पास छूट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बात पर्टिकुलर आपको बताई जा रही है कि जो लैंग्वेज है, यानी जो लैंग्वेज है, लिखा है कि लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग्स। अब कॉम्प्रीहेंशन, अब जो लैंग्वेज का पेपर होगा ना, उस लैंग्वेज के पेपर में लिखा है कि यहाँ पर रीडिंग के बेसिस पे लैंग्वेज के आपका टेस्ट होगा। कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में लिखा है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज। ठीक है। जो कॉम्प्रीहेंशन आपका आएगा, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, वो कॉम्प्रीहेंशन जो आपका आएगा वो डिफरेंट टाइप्स के पैसेज के बारे में दिया गया होगा, और साथ ही साथ फैक्चुअल
लिटरेरी, नरेटिव, सारी चीजें आपको वहां पे दी गई होंगी। उसके बाद लिटरेरी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, सब सारे सेक्शन आपको लैंग्वेज के पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि डोमेन सब्जेक्ट होगा, जो डोमेन यानी मेन सब्जेक्ट होगा आपका। बच्चों फिर से मैं आपसे बता देता हूं कि जो डोमेन यानी मेन सब्जेक्ट होगा, अब मेन सब्जेक्ट का मतलब कि आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, कुछ भी, लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंडर ग्रेजुएट है, तो आप बैचलर वाले जितने भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, बीए हो, बीएससी हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, या फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि BLLB हो, कुछ भी हो, तो आप जितने भी आपके पास ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट हैं सारे हमारे डोमेन सब्जेक्ट माने जाएंगे। कब? जब ये आपके पास 12th के सिलेबस के बेस पे ही होंगे तब। यानी कहने का मेरा अर्थ बस इतना सा ही है, इतना सा सेंस है कि 12th के बेसिस पे आपके सारे सब्जेक्ट डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और सिलेबस क्या होगा? सिलेबस आपके पास ये होगा कि जर्नल टेस्ट, सबसे पहले आपको क्या आएगा? जर्नल टेस्ट। इस जर्नल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। बच्चों ये मेरा सेक्शन है, बच्चों ये मेरा सेक्शन है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बच्चों ये सारी चीजें मैं आपके लिए पूरा प्रिपेयर कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत होके। आंख बंद करके आप क्वेश्चन को टिक मार के आएंगे, आंख बंद करके, क्योंकि बच्चों इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों के इस सेक्शन को आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। खाली डोमेन सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जब तक आप जनरल टेस्ट का पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं, तब तक। ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी, जहां पर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा। ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। और उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए मेरा कि आपका सिलेक्शन इसमें पक्का होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, पूरा सिलेक्शन आप लेकर जाएंगे। विश्वास मानिए, मेरी पढ़ाई सारी क्लासेस आपको समझ में आएंगी और पूरा सिलेक्शन आपका होगा। मैं फिर से कह देता हूं, सबका साथ सबका विकास। चलिए यहां देखिए बेटा, फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन, बार मैं आपसे कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन वहीं पे पॉसिबल है, कहां पर? cvt.samarth.ac.in पर। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरा डिस्कस करने का आज मेन मोटो था, वो मोटो यही था कि आपको पता चले कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कि सिलेबस आपका यही है, पूरा सिलेबस आपका यही है। मीडियम मैंने आपको बता ही दिया, टेस्ट का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, मोड ऑफ टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। फिर से रिकॉल कर देता हूं कि मोड ऑफ टेस्ट जो आपका होगा वो सीबीटी के बेस पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन बेस पे होगा, ऑफलाइन बेस पे नहीं होगा। ठीक है, ऑफलाइन मतलब पेन पेपर वाला, वो ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस पे रखा जाएगा। ठीक है, टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो एमसीक्यू के बेस पे रखा जाएगा, और साथ ही साथ जो मीडियम रखे जाएंगे वो 13 भाषाओं में रखे जाएंगे, आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और मैनी मोर। उसके बाद लैंग्वेज के सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा तो मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्रिहेंशन होगा, डिफरेंट टाइप्स के नरेटिव्स होंगे, वोकैबुलरी होगी, सारी चीजें होंगी। और सिलेबस में जनरल टेस्ट में आप आएंगे तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड मैनी मोर, सारी चीजें ये मेरे सेक्शन में आती हैं। तो इसी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, और सारी चीजें आपको लाइन टू लाइन सब चीजें आपको मिलती चलेंगी। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका वेबसाइट यहाँ पे बता गई है। अच्छा, अब यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए काम की बातें, जिसने इसको नहीं देखा बेटा उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर जनरल टेस्ट, जर्नल टेस्ट के लिए बालकों बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल टेस्ट के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कैंडिडेट्स विल हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60। बच्चों समझ लीजिए, आत्मा हिला देगा अंदर से एकदम। ये वो कहना चाहता है आपसे कि 60 में से 50 क्वेश्चन कम से कम आपको अटेम्प्ट करना ही है। यहाँ लिखा है कि फॉर जनरल टेस्ट कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट, कर सकते हैं 60 में से 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट, जितने भी आपका अलग सब्जेक्ट होंगे यानी डोमेन सब्जेक्ट, उसमें से इंक्लूडिंग लैंग्वेज 40 आउट ऑफ 35 इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ दिस 45 आउट ऑफ 50। देखिए लैंग्वेज इंक्लूडिंग अलग 45 आउट ऑफ 35 और 50 आउट ऑफ 45, लेकिन केवल और केवल जनरल टेस्ट में 60 में से 50 आपको करना ही करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कितने में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जनरल टेस्ट में से 60 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, 40 में से 35 यहाँ पर और 50 में से 45 यहाँ पर। अब यहाँ पर आपकी काम की बात, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। बच्चे ये बार
चीख चीख के आपसे कह रहा है कि आप अपना फॉर्म बहुत आसानी से और बहुत केयरफुली भरिएगा, बहुत सावधानी। बच्चों तो आपको मैं एक ही बात बता रहा था कि बच्चों फॉर्म को बहुत सावधानी से फिल करिएगा, और बहुत सी सावधानी से फॉर्म को फिल करते समय आप ये भी देखिएगा कि किसी भी तरीके से कोई आपकी मिस्टेक्स ना हो। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपने पास फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कितने से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और बच्चों फिर से सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद लेकिन सबका साथ सबका विकास होने के बाद पेपर में अपना साथ और अपना ही विकास, क्योंकि पेपर में आप अपने आप के खुद ही सर्वे सर्वा हैं बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं आपसे फिर से कहूंगा कि कैंडिडेट, इसमें लिखा है कि मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग फॉर्म को फिल करने से पहले आप पूरे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद फॉर्म को फिल करने आगे बढ़िएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये तो सारी हमारी बातें हो गई, ठीक है, कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे, क्या क्या चीजें आपके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया स्टेप 1। तो स्टेप 1 जो होता है वो होता है फॉर्म का रजिस्ट्रेशन। दूसरा स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर आपको इमेज को अपलोड करना, ठीक है, इमेज को अपलोड करना, फोटोग्राफ अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड करना, सारी चीजें आपको लाइन से यहाँ पे दिए गई हैं। उसके बाद आपके पास आएगा स्टेप 3 फीस का पेमेंट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा। फीस का पेमेंट करने के बाद, फीस की पेमेंट करने के बाद तभी जाके स्टेप में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फीस पेमेंट करने के बाद आपके पास आता है चौथा स्टेप, जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जहां से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, पूरा आपका फाइनल सबमिशन आप डाउनलोड करने के बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट यहां से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि जैसे अगर मान चलिए बाई चांस आपके फॉर्म में कोई करेक्शन आ जाता है, कोई करेक्शन आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से उसके लिए जब पोर्टल खोला जाएगा 15 से 18 मार्च के बीच में आप उसको दोबारा से भर सकते हैं। लेकिन कोशिश मत, ऐसा गलती मत करिएगा कि आपको कोई भी फॉर्म में कोई करेक्शन या ऑब्जेक्शन बने। ठीक है, चलिए देखिए, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म भरते समय अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई मिस्टेक आपसे हो गया है तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे आपको दिया गया है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके उनके प्राण खा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको आजादी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप फोन नंबर देके पूरा उनसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए बच्चों, फिर से मैं एक बार कॉल कर देता हूं कि मैं आपके पास खड़ा हूं मिस्टर नवनीत पांडे, और आपके पास मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपके पास मैथ की, रीजनिंग की फैकल्टी के लिए यहाँ पे हूं, और साथ ही साथ बच्चों जितनी भी पोर्शन आपके पास मैथ्स में, रीजनिंग में आएगा सीयूईटी के एग्जाम के अंदर, सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है, जनरल टेस्ट का पूरा पोर्शन मेरे हाथ में है, पूरा पोर्शन मैं कवर करूंगा, और साथ ही साथ कोई भी सेक्शन आपका छूटेगा नहीं, कोई भी सेक्शन आपका मिस नहीं होगा, कोई भी सेक्शन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद सब एलकेजी की बातें हैं, ये आपके अब काम की बातें नहीं रह गई हैं। जितनी काम की बातें थी बच्चों मैंने बता दिया है, वीडियो को ज्यादा लंबी हमको नहीं करनी है, हमको बस काम की चीजें लेके चलनी है। अब वही एलकेजी की बातें, 50 ml का सैनिटाइजर, 50 ml की बोतल जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, पानी की बोतल, वही एलकेजी वाली सब बातें दी गई हैं। हम सीधे मेन चीजों पे चलते हैं और वहां पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे किया जाए। देखेंगे, हम अपनी मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं। मेन वेबसाइट पे आने के बाद यहां से आपको ऑप्शन आता है साइन इन का, रजिस्टर का। तो साइन इन उसे करना है जिसने अपने फॉर्म को फिल कर लिया है, पेमेंट ऑप्शन अपना करना चाहता है वो साइन इन करेगा, और जिसने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है वो सबसे पहले करेंगे रजिस्टर पे क्लिक। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आपके पास रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो फिर से आपसे कहेगा कि आप इन्फॉर्मेशन डाउनलोड बुलेटिन पे क्लिक करके क्या आपने पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया है तो क्या क्या पढ़ लिया है, सारी चीजें आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। आप सीधे इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए बिल्कुल एकदम निश्चिंत होके, और उसके बाद थोड़ा सा आपको याददाश्त दिलाने के लिए आपको बता देगा कि फीस आपकी कितनी लगनी है, जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा बिल्कुल नीचे एकदम। ठीक है, और यहाँ पे करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देना क्लिक हियर। अब आपके यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा। पहला रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तीसरा एग्जामिनेशन फीस आपकी पे करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम।
आपका नाम जो होना चाहिए बच्चों मैट्रिकुलेशन के एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए, कि जो भी आपकी क्लास 10th में बेटा मैट्रिक में जो 10th क्लास में आपके मार्क नाम लिखा हुआ है वही मार्क नाम, यानी जो आपका नाम है वही नाम यहाँ पे फिल करना है। ऐसा मत करिएगा कि कोई भी नाम उठा के आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका नाम यहाँ पे लिखा गया साफ साफ कैंडिडेट्स नेम एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एक नाम मेंशन कर दे रहा हूं, किसी का भी एक नाम मेंशन यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। नाम को मेंशन करने के बाद यहाँ पर फादर नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं, और सारी चीजें आपकी कैपिटल में होना चाहिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म हमेशा कैपिटल में ही आप कैप्स लॉक लगा के भरिएगा, फॉर्म हमेशा कैपिटल में ही फिल करिएगा। आपने यहां पे क्लिक किया, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले कैंडिडेट्स का नाम, फादर नेम, मदर नेम, अगर इन दोनों में से कोई आपके पास एप्लीकेबल नहीं है तो तब आप यहाँ पे आएंगे गार्जियन नेम में। किस में आएंगे? गार्जियन नेम में। तो मदर नेम, फादर नेम फिल करने के बाद, अपना नाम फिल करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे गार्जियन नेम में। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एक एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ में डाल दे रहा हूं कोई सी भी, मान चलिए मैं डाल दे रहा हूं ठीक है। यहां मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दिया, जेंडर जो भी आपका हो लाइन से दे रखा है, नेशनलिटी इंडियन, वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, आधार हो, पैन हो, कुछ भी हो आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। आपका एड्रेस, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर विदाउट एडिंग कंट्री कोड, बिना कंट्री कोड ऐड किए, +91 बिना ऐड किए आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप नीचे बढ़ेंगे तब एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करस्पॉन्डिंग मतलब जहां पर आप रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जो आपने यहां भरा होगा वो पूरा आपका यहां भर जाएगा अपने आप, कुछ भी नहीं करना है आपको। उसके बाद पासवर्ड आपको ऐसा होना चाहिए, जैसे मान चलिए कि अगर मैं जो पासवर्ड बनाऊंगा यहाँ पर, तो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि आपको याद रहे। आप पासवर्ड ऐसा रखिएगा कि आपको याद रहे। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जिसमें से आपको लिखा है कि एक आपके पास स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ हैशटैग, कुछ भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर आपको वहां पे होना चाहिए। उसके बाद एक अपर केस होना चाहिए, अपर केस मतलब कि अपर अल्फाबेटिकल, जैसे कैपिटल A या कैपिटल P या कुछ भी ऐसा होना चाहिए। उसके बाद एक लोअर केस यानी स्मॉल अल्फाबेटिकल, एक वो भी होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए। तो पासवर्ड बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, सर पासवर्ड कैसे बनाएं। तो मान चलिए किसी का नाम अनुष्का है, तो अगर उसका मैं पासवर्ड बनाना है तो आप लिख सकते हैं A कैपिटल हो गया मेरे पास, उसके बाद स्मॉल n USHKA, मैंने अनुष्का लिख दिया। ये हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों को फॉलो कर दिया। अब उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर हमने यहाँ पे लगा दिया @ और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3। आप देख पा रहे होंगे ये पासवर्ड हमारा करेक्ट है। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया कि एक कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर @ उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू। सेम चीज हमको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कि आपके पास कौन सी फेवरेट बुक, कौन सी वेबसाइट या कौन सा सॉफ्ट स्कूल आपका, कुछ भी ऐसा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप यहाँ मेंशन करने के बाद जो आपको कैप्चा कोड दिया गया है, सिक्योरिटी पिन दिया गया है, यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपके पास नया सेक्शन खुल के आ जाएगा, सेकंड पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कुछ फॉर्म को फिल नहीं किया है, मैंने सब चीजें छोड़ रखी हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेलिटी, सब लोकेलिटी मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर को भी छोड़ रखा है क्योंकि ओटीपी उसी पहुंचेगा, बाद बाकी सारी चीजें उसी पहुंचेंगी। सारी चीजें आपको वहां पे फिल करने के बाद आप अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपका सेकंड स्टेप होगा कि जहां पर आप अपनी फोटो को फिल करने के बाद आप अपने सिग्नेचर को, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे। ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। उसके बाद तीनों चीजें, चारों चीजों को मिलने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, थर्ड स्टेप का ऑप्शन, जहां पे आपको फीस का पेमेंट करना होगा। फीस का पेमेंट कैसे करना है? फीस के पेमेंट करने के मीडियम आपके पास बहुत सारे हैं, ऑनलाइन से, यूपीआई से, या किसी भी साइबर कैफे वाले को आप अपना पेमेंट देके फीस का पेमेंट करवा सकते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि जो फीस का पेमेंट होगा, वो फीस का पेमेंट आपको करना है रात के 12 मार्च से पहले, मतलब कि 11:50 PM से पहले आपको फीस का पेमेंट कर देना है। लेकिन कोशिश ऐसा करिएगा कि आप 8, 9, 10 तारीख तक पेमेंट कर दें। 11-12 तक क्या होगा ना कि सर्वर में अगर इशू आ जाता है, कभी कभी साइट नहीं चलती है या साइट पे ज्यादा लोड पड़ जाता है, तो पेमेंट रुक जाती है, पेमेंट फेल हो जाती है और आपको लगेगा कि हमने पेमेंट कर दी है और हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपकी पेमेंट वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी, जिसने पेमेंट जहां से किया होगा, और आपका फॉर्म रुक जाता है। तो आप सोचेंगे कि हमने तो पेमेंट कर दिया था, फिर पेमेंट फेल क्यों हमारी हो गई। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि एंड टाइम पे पेमेंट आपकी सक्सेस हो पाती है, ठीक है। तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आसानी से, अभी बहुत समय है, आप आराम से खूब समय लेके, एक दिन समय लीजिए, रजिस्ट्रेशन करिए, दूसरे दिन समय लीजिए, फॉर्म को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, और तीसरे दिन समय लेके फीस की पेमेंट कर दीजिए। 3 दिन में भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और नहीं तो एक ही बार में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद फिर वही चीजें, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, ये कराना मेरा काम है। आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या किताबें हैं, उससे मैटर नहीं करता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि कौन सी किताब आपको खरीदनी है, कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कुछ भी लेके आप परेशान मत होइए। आपको बस इतना काम करना है कि बस क्या करना है कि बस एक पेन, पेपर, कॉपी, कुछ भी लेके आप बैठ जाइए। उसके बाद सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा और सारी चीजें बताने के बाद मैं आपको खुद समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है और क्या क्या इररेलिवेंट है। तो जो भी चीजें आपके लिए रेलिवेंट है, सारी चीजें आपको वहां पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम पहले देख लेते हैं कि जनरल टेस्ट में क्या क्या चीजें हमारे लिए आने वाली हैं, ठीक है। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बनाई हैं कंटेंट में। कंटेंट में क्या है कि आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा मैं इसको ब्राइटनेस को कम कर देता हूं, ठीक है। इसको जूम आउट, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूं, हल्का सा ब्राइटनेस को कम कर देता हूं, आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप कंटेंट में देख पा रहे होंगे कि मैंने एक छोटी सी फोटो यहाँ पे अपलोड करी है कि कंटेंट में क्या क्या सेक्शन आपके पूछा जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपका आएगा 1 लाइनर करंट अफेयर्स। 1 लाइनर करंट अफेयर्स आपके जनरल टेस्ट में रखे जाएंगे कि देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और ये पिछले 6 महीने से ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, पिछले 6 महीने से चीजें आपकी ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी। 6 महीने के अंदर जितनी भी चीजें करंट अफेयर में आई हैं, सारी चीजें आपको वहां पे दे दी जाएंगी। उसके बाद 6 महीने से कम ज्यादा करंट अफेयर आपकी नहीं पूछेगा, 6 महीने के अंदर जितनी भी करंट अफेयर की चीजें होंगी आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में जनरल चीजें साइंस की, वो सब आपसे कॉमन भाषा में चीजें को पूछेगा। 1 लाइनर करंट अफेयर्स हो गया, जनरल नॉलेज की चीजें हो गई। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी में आपसे पूछेगा कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। जो जनरल मेंटल एबिलिटी में पूछेगा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, जंबलिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, ये सारी चीजें आपके पूछेगा जनरल मेंटल एबिलिटी में। अब जनरल मेंटल एबिलिटी में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशंस, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट और जंबलिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस, नॉन वर्बल रीजनिंग।
ये सारी चीजें बेटा हमारे रीजनिंग के सेक्शन में आती हैं। तो ये पूरा पूरा पोर्शन जो जनरल मेंटल एबिलिटी लिखा है इसको हम लोग बोला करते हैं रीजनिंग। इस रीजनिंग के सेक्शन में आपको क्या क्या मिल जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी के पोर्शन मिल जाएंगे, जहां पे आपको लाइन से आपको सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ये सारी चीजें आपको रीजनिंग के अंदर मिलेंगी। तो रीजनिंग हमारे दो पोर्शन में आएंगी, एक में आएगा वर्बल, एक में आएगा नॉन वर्बल। तो ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ना, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब हमारा वर्बल रीजनिंग के अंदर है। नॉन वर्बल रीजनिंग यहाँ पे अलग से दी गई है। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जैसे मिरर इमेज हो जाती है, ठीक है, कि पानी में इमेज कैसे बनेगी, शीशे में इमेज कैसे बनेगी, ये सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आता है आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन। और इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास सबसे पहले दिया गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर, क्यूब रूट, इंडिसेस, शॉर्ट्स, सिंप्लीफिकेशंस, एवरेज, उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, उसके बाद एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। ये डीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स के सेक्शन में मिलेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन अर्थमेटिक का है, कुछ पोर्शन एडवांस का है। दोनों पोर्शन को मिला के मैथमेटिक्स आपकी तैयार की गई है। बच्चों आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। मैं फिर से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, विनम्र विनती करता हूँ कि जिसका बैकग्राउंड मैथ का नहीं भी होगा फिर भी उसको मैथ आएगी। ये बात की मेरी गारंटी है कि अगर आपको मैथ नहीं भी आती होगी, आप मैथ से घबराते होंगे या मैथ बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ी होगी, फिर भी आपको मैथ आएगी। किसी भी कीमत पर मैथ आपको आ जाएगी। बस मेरा आपसे विनती निवेदन है कि अगर आपको मैथ में अगर आपको मैथ में सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें भी आती होंगी ना, मैं पूरी मैथ आपको सिखा दूंगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आपको मैथ नहीं आती है या आपके 10th के बाद से मैथ छूट गई है, 11th में आपकी मैथ नहीं थी, तो हम कैसे एग्जाम देंगे, कैसे क्या करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। या जिसकी हो सकता है कि बेसिक्स मैथ वीक हो, नहीं आ रही हो, तो मैं आपसे 4 चीजें मांग रहा हूं बेटा, सिर्फ 4 चीजें, जिसको प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, 4 चीजें करनी आती होंगी ना, मैं उसको मैथ में मास्टर बना दूंगा। लेकिन मास्टर बनने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमको इतना काम करना है कि हमारे पेपर क्वालिफाई हो और हम अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले ले और वहां से अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको बस प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड आए, और मैं कुछ नहीं आपसे मांग रहा हूं। इतना तो कॉमन सभी बच्चों को आता है कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड आता है। पूरी मैथमेटिक्स सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको सर कंपाउंड नहीं आता, एसआई नहीं आता, सीआई नहीं आता है, परसेंटेज नहीं आता है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं आता हो, हम कह रहे हैं कुछ भी बिल्कुल नहीं आता हो, बस 4 चीजें आती हो। कौन कौन सी? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। अगर ये 4 चीजें आती होंगी तो मैं आपको पूरी मैथ सिखा दूंगा। ये 4 चीजें आनी कंपलसरी है। अगर आपको 4 चीजें आती होंगी तो पूरी मैथमेटिक्स में सिखाने की जिम्मेदारी मैं आपकी लेता हूं। अच्छा, अब ये 4 चीजें में आनी कैसे चाहिए? अब ऐसा ना हो साहब कि मैंने आपसे पूछा प्लस आता है बच्चों, तो आपने कहा कि हाँ प्लस आता है सर, 2 + 2 हम जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा दिया जाए कि 0.2 और 2.6 इसको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो भाई इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। डेसिमल के सवाल हो, कुछ भी हो, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आपको मैं ऐसी मैथ पढ़ाऊंगा कि बच्चों आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, बिना पेन उठाए आप आंसर निकाल देंगे। पहली बात। दूसरी बात, रीजनिंग भी आपको पेन पेंसिल से नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप पेन उठा के घंटे भर कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे, उसके बाद वहां पे क्लिक करेंगे, समय से निकल जाएगा। आपको सवाल देखना है, सीधे सीधे आंसर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा सा मैं आपको हिंट दूं तो देखिए ऐसे मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि मान के चलिए दिमाग में आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए। मान चलिए किसी बच्चे ने कहा कि सर 765, कितना बोला भाई? 765। एक बच्चा कह रहा है सर हम 765 ही क्यों बोले? हम कहेंगे 941। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम 941 ही क्यों, 941 क्यों कहें, 765 क्यों कहें? हम कहेंगे 120। और एक बालक, हमारा प्रिय बालक, ये कहना चाह रहा है कि सर हम 120, 765 और अपने पास 941 छोड़ के हम तो कहेंगे भाई साहब
9996784 ये हम बोला, इन मोबाइल नंबर नहीं है, ये कैजुअली मैंने एक नंबर लिखा है। और पहले मैं आपको यही बता दूं कि डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या होता है। डिजिट हमारी सेपरेट लिखी जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू 9, नॉट 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे डिजिट्स हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। अगर आप डिजिट को कंबाइन कर देंगे, व्हेन वी कंबाइन 2 और मोर देन 2 डिजिट्स इट मेक्स अ नंबर। जब 2 या 2 से ज्यादा डिजिट को कंबाइन किया जाता है वो बन जाता है नंबर। फॉर एग्जांपल 2 और 4 को मिला दिया तो क्या मिल गया 24। और अगर 2 और 4 को अलग अलग लिखेंगे आप तो लिखेंगे 2, 4। यानी आपने कभी देखा है कि जैसे मान चलिए कि मैं एक मोबाइल नंबर लिख दूं, यही मान लीजिए मोबाइल नंबर लिखा गया है, तो इस मोबाइल नंबर में कितने डिजिट हैं? 3 3 6 और 7, यानी 7 डिजिट का ये मोबाइल नंबर है। तो जो नॉर्मल मोबाइल नंबर अपने इंडिया के होते हैं 10 डिजिट के होते हैं, प्लस 91 कोड हटाने के बाद जो 10 डिजिट का नंबर होता है वो मेरे पास एक नंबर कहा जाता है, यानी 10 डिजिट का एक नंबर है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी आप नंबर लिखिए या कोई भी डिजिट लिखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि भाई इसका 10% बताइए, कुछ नहीं करना है आपको, कोई परसेंटेज, कोई अपॉन, कोई डिवाइड नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट में एक बिंदी लगा दीजिए, बस क्या लगा दीजिए? बिंदी। यानी 765 का 10% जो होगा वो होता है 76.5। समझ में आया? इस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करना है, इतना नहीं देखना है कि 10% लिख के हम डिवाइड कर, सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड 4 चीज आप लेके आओ और बाद बाकी सब सीख के जाओ। उसके बाद देखो ये लिखा है 120 का आपको चाहिए 10%, यहां बिंदी लगा दीजिए, कितना आ गया? 12। 120 का 10% कितना होता है? वो होता है 12। लिखा है 941 का जो 10% बनता है वो बनता है 94.1। और उसके बाद लिखा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99 lakhs 96,784 का 10% चाहिए। तो कुछ मत करिए, लास्ट से बिंदी लगा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए। ये बिंदी डेसिमल आपको बताएगा कि ये हमारा परसेंटेज है। अब कैसे? देखिए, अगर मान के चलिए कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पर किया, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या किया। यहाँ पे लिखा 100, सिंपल सी बात है 100, ठीक है। हर चीज अपने आप में कैसी होती है? 100% होती है। हर चीज अपने आप में होती है 100%। हर चीज अपने आप में जब 100% होती है तो आपको पता होना चाहिए कि मान के चलिए कि आपके पास कोई किताब है, कोई बुक है, वो 100 रुपीज की है। मान के चलिए आपके पास कोई किताब कितने की है? 100 रुपीज की है। दुकानदार ने आपसे कहा कि, शॉपकीपर ने आपसे कहा कि हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। कितने दे देंगे? 10% का डिस्काउंट। अगर आपको शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देगा तो कितने की किताब हो गई? तो बच्चे कहेंगे सर 90 की हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 रुपए कम कर दिए हमने, हमें पता था, इसमें क्या बड़ी बात है। आप किताब को मान लीजिए 667, आप कितना मान लीजिए? 667 किताब हो गई। अगर मेरे पास 667 किताब हो गई तो किताब के दाम कितना हो गया बताइए? देखिए बच्चों, मैं आपसे बोल रहा था कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। देखिए, घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं इसको समझाता हूं आपको। क्या लिखा है? 100 में अगर किसी ने आपको 10% का डिस्काउंट दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से क्या लगाना है? बिंदी। कितना हो गया? 10। भाई डेसिमल के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर बिंदी लगा दी तो कितना हो गया है? 10 ही तो हुआ। तो इस 10 का मतलब है कि शॉपकीपर ने आपको 100 रुपीज पे 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। यानी तब आपकी बुक्स कितने की हो जाएगी? तो 100 - 10 = 90। तो आपकी बुक आप कितने की रह गई? 90 रुपीज की रह गई। बोलिए हाँ या ना। बच्चे कहेंगे सर हम इसको नहीं मानेंगे, ये गलत है। प्रूफ कर दिखाइए, प्रूफ करके। तो हम इसको प्रूफ कर लेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, 100 टोटल है ना, 100 की किताब थी और किताब बच्चों को कितनी मिली? 90 की मिली। और परसेंटेज लगाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? भाई 100 का मल्टीप्लाई। बोलो हाँ या ना। हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरी बात बच्चों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 100 रुपए किताब
100 रुपए की किताब 90 की पड़ गई, तो बच्चे को कितना परसेंट फायदा हुआ? 100 रुपए की किताब कितनी पड़ गई? 90 रुपए की पड़ गई, तो बच्चे को कितने परसेंट का फायदा हुआ? भाई यहां से हमने कट कर दिया, कितना बचा? 90। यानी दुकानदार को बच्चे ने 90% ही खाली पे किया। दुकानदार को बच्चे ने 90% ही पे किया, पूरा पूरा 100% नहीं पे किया, उसने 90% ही पे किया। 10% का उसको क्या मिल गया? डिस्काउंट। और डिस्काउंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका, परसेंटेज निकालने का सबसे सिंपल तरीका कि अगर आपको कभी भी 10% कहा जाए किसी भी नंबर का, अगर यहाँ पे लिखा है 667, तो आपसे लिखा है 667 यानी 667 लिखा है आपसे, और इसका आपको 10% निकालना है, तो कुछ मत करिए, यहाँ पे लगा दीजिए डेसिमल। जैसे कि यहाँ पे आप डेसिमल लगा देंगे तो उसका कितना हो गया? 66.7। यानी 667 से आपको माइनस करना है कितना? 66.7। तो 66.7 यहाँ पे कुछ नहीं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, माइनस करिए, कितना बचेगा? 10 से 7 होगा 3, 6 जाएगा 0, यहाँ 6 जाएगा 0, और यहाँ पे कितना बचेगा? 6, यानी 600.3। 600.3 की आपको बुक अब पड़ेगी, जो बुक पहले कितनी थी? 667 की थी। 667 रुपए किताब थी 667 की, और हमें 10% दे दिया डिस्काउंट, तो कितने की बन गई? 600 रुपए 3 पैसे की किताब हमारी बन गई। यानी 600 रुपीज एंड 3 पैसे की आपकी क्या बन गई? किताब हो गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे इसी तरीके से सिर्फ एक लाइन से आंसर निकालेंगे हम लोग, एक लाइन से। इतना नहीं झमेला पालेंगे कि सर कॉपी लेके बैठे, किताब लेके बैठे, घंटे घंटे पर लगा रहे हैं, आंसर हमारा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ एक लाइन से हम आंसर निकालेंगे, एक लाइन से। आगे देखेंगे जरा, अगर आपसे कह दिया जाए बच्चों, अगर आपसे कह दिया जाए कि मान के चलिए आपके पास 100 रुपए थे, कितने रुपए थे? 100 रुपीज। आपके पास 100 रुपीज थे और आपने खर्च कर दिए, पूरे नहीं खर्च किए, कुछ ही खर्च किए। कितना खर्च किए? 60 रुपीज खर्च कर दिए। कितना? 60 रुपीज कर दिया आपने खर्च, स्पेंड, आपने कर दिया स्पेंड, खर्च कर दिया। ये था टोटल। तब आपके पास कितना रुपए बचा हुआ है परसेंटेज में? वैसे तो मुझे भी पता चल रहा है 100 रुपए थे, 60 रुपए खर्च कर दिए, 40 ही बचे होंगे। परसेंटेज में कितना बचा है? तो एक बात बताइए, 100 और 60 में डिफरेंस कितने का है? तो 100 और 60 में जो डिफरेंस है वो 40 का है। तो जो टोटल होता है कहां लिखते हैं? 100। कहां लिखते हैं? 100। डिफरेंस 100 और 60 कितने का है? 40 का, वो लिखेंगे यहां पर। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई विद परसेंटेज के साथ, और हटाने के लिए परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड, लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएगी, क्या बचा? 40। तो यानी आपके पास जो बचा है वो है 40%। बोलिए हाँ या ना। तो इसी तरीके से हम सवालों को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं। ये बेटा मैं आपको डेमो दे रहा हूं कि किस तरीके से हम सवालों को करना शुरू करेंगे। मान के चलिए मैं आपसे ये कह दूं कि भाई हमारी सैलरी पहले, ये मैं ही हूं, यहां पर मैं कह दूं कि मेरी सैलरी पहले 100 रुपए थी। कितनी थी? 100 रुपए। और अब मेरी सैलरी हो गई 120। बोलिए हाँ या ना। पहले हमारी सैलरी थी 100, अब हो गई सैलरी हमारी बढ़ के 120। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई कितने परसेंट हमारी सैलरी में क्या हो गया? इजाफा, यानी बढ़ोतरी, यानी इंक्रीमेंट कितना हो गया? तो आप एक बात बताइए, 100 से 120 हो गया, कितना बढ़ गया? 20 बढ़ा। कितना हुआ? 20। तो पूछा जा रहा है आपसे कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है या कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको। टोटल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 100 था, आपको रखना है नीचे। और कम या ज्यादा कुछ भी हुआ हो, हम कह रहे हैं कि हमारी सैलरी डिक्रीज हुई हो या हमारी सैलरी कम हुई हो, उसको रखेंगे ऊपर। कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, उसको रखना है ऊपर, टोटल को रखना है नीचे। तो जो ओरिजिनल सैलरी थी वो थी नीचे 100, बढ़ी हुई सैलरी कितनी रहेगी? वो रहेगी 20, वो कहां रख देंगे? ऊपर। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यहां लगा देंगे 100 का मल्टीप्लाई। दो बिंदी से दो बिंदी सीधे गायब, क्या बचा? 20। तो यानी हमारी सैलरी जो बढ़ी है वो बढ़ी है 20%। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सवालों को लगाएंगे बच्चों। और आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल मत घबराइए। बस मैं आपसे फिर से कहूंगा, 4 चीजें आपसे मांग रहा हूं मैं, 4 चीजें आपसे फिर से मांगूंगा बेटा मैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। ठीक है, अगर आपको ये 4 चीजें आती हो मैं आपको सारी मैथ सिखा दूंगा। 4 चीजें लेके आओ और इन्फिनाइट चीजें लेके जाओ। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपका मैथ का मैंने छोटा सा डेमो दिया है। रीजनिंग की क्लासेस भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, सारी क्लासेस आपको लाइन टू लाइन लगातार मिल जाएंगी।
परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो भी सेक्शन आपको नहीं समझ में आता है, मान के चलिए मैं तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, बहुत बेसिक से लेके चलूंगा। मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि बच्चों को सब आता है। मैं ये सोच के चलूंगा कि हाँ, मेरे लिए सबका साथ सबका विकास। और अगर बाई चांस कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पोर्शन उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, निश्चिंत होकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस सवाल को भेज दीजिएगा। मैं आपको सॉल्व करके बेस्ट सॉल्यूशन वहां पे आपको शेयर कर दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर भी डाउट होता है किसी टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा कि आपको कोई पोर्शन क्लियर नहीं होता है, तो उस पोर्शन पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये तो बेसिक अपनी सारी बातें हो गई। उसके बाद रीजनिंग की क्लासेस हमारी अपलोड हो ही चुकी हैं, हो जाएंगी आगे जाके सब क्लासेस हमारी, ठीक है। मैथ का मैंने आपको छोटा सा एक डेमो दे दिया है, सारी चीजें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो फिर से बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि कटारिया क्लासेस को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका नवनीत पांडे आगे आपकी क्लासेस में फिर मिलूंगा और आपको फिर से मैथ के फ्लो में लेके बहाऊंगा। और बेटा बिल्कुल निश्चिंत होकर रखिएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा कि आपको कोई पोर्शन छूटेगा, सारा पोर्शन आपका क्लियर होगा। मेरे साथ बने रहिए, लगे रहिए और प्लीज जुड़े रहिए। थैंक यू। नवनीत पांडे आपका हार्दिक बहुत सारा अभिनंदन करता है बेटा कि आप लोग हमारे चैनल पे यहाँ पर आए हैं। थैंक यू।